आर्मी एक्ट 1954 की तरह कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। तो जब किताब लिखी नहीं जा सकती तो उसके पर चर्चा कैसे हो सकती? किताब यदि छप भी गई कभी तब भी उसको बैन किया कांग्रेस ने और उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। 1971 में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नेहरू एक किताब आई, उसको नहीं छपने दिया, उस पर चर्चा नहीं आई। तो वोट बैंक की राजनीति में आप कितना गिरोगे यार। राहुल गांधी जी 2004 से जब से आए और फिर 95 चुनाव हार चुके। आप ये समझिए कि बोलने तो तथ्यों पर दिया जाएगा, पार्लियामेंट कोई फोरम तो नहीं है ना। SIR होने से जो उनका वोट बैंक है वो बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट है। और ये मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव। भारत के किसानों के साथ, डेयरी के साथ, फिशरीज के साथ भारत ने कोई समझौता नहीं। इसमें धुरंधर जो है वो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। इस देश के लिए मोदी जी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान नहीं खेलेगा, उसका नुकसान है। जिस दिन लालू प्रसाद जी की सिचुएशन अलग हो जाएगी उसी दिन पूरी पार्टी टूट जाएगी। चुनाव के समय 4 दिन 5 दिन यदि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है तो वो अपने रास्ता ढूंढ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त संसद में बजट सेशन चल रहा है, लेकिन 2 दिन जो ये सेशन आपने देखा, इसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की ओर से आपने हंगामा देखा। इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद निशिकांत दुबे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर दैनिक जागरण पे आपका। आपका भी ढेर सारा स्वागत। सर, बजट सेशन से ही शुरू करते हैं। सर, आपने देखा बजट पर जो चर्चा की बात थी, ये चर्चा आखिर भटक क्यों गई? आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरे दिन भी आए संसद में यही कहा, हमें बोलने दीजिए, हम नेता प्रतिपक्ष हैं। उस पर पहला टेक क्या है आपका सर? देखिए, जो बजट सेशन होता है ना, वो पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण सेशन बजट है। जी। और बजट सेशन में 2 ही चीज़ें हैं जो कि सांसदों को करनी पड़ती है। एक है माननीय राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते या करती हैं, और हम उनको जो है थैंक्स देते हैं जी। एक शब्दों में कि हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप आए और आपने हमको संबोधित किया। बिल्कुल। और दूसरा है बजट। और बजट किसी कीमत पर 31 मार्च के पहले पहले पूरा होना होता है। तो संसद जो है 31 मार्च के पहले उस बजट को पास करती है, जिससे कि 1 अप्रैल से जी। जो दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, विदेशों को जो पैसे देने हैं, एम्प्लॉइज को जो पैसे देने हैं, वो काम रुक नहीं जाए। बिल्कुल। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप समझिए कि पहली बार मैंने विपक्ष का ऐसा नेता देखा जिनको अपने भाषण की शुरुआत ये करनी चाहिए थी कि सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा लाए गए और तेजस्वी सूर्या जी जैसे के द्वारा समर्थित जो अभिवादन प्रस्ताव है, आभार प्रस्ताव है, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। या मान लीजिए कि विरोध में होता तो विरोध में खड़े होते। मतलब उसका लैंग्वेज जो है सबसे पहले तो जो लिखित भाषण देते हैं राहुल गांधी जी का, उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये लिखना है। दूसरा, इस पार्लियामेंट में जो कुछ भी है वो संविधान के अनुसार से ही ये पार्लियामेंट बनी हुई है। बिल्कुल। और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है संविधान ने ही बताया कि आपको कैसे रूल्स बनाना है, वो आपको अधिकार दे दिया। अब आर्टिकल 105 है पार्लियामेंट का, जिसके आधार पर हम सांसदों को बोलने की आजादी है कि हम बोल सकते हैं। लेकिन 105 में ही जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये कहता है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है हमारी, उस आजादी के जो कानून बने हुए हैं वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक। तो अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में कहाँ है? आर्टिकल 9 में, 19 में, 9 कहते हैं, 19 में जी। 19 का 1 नंबर तो ठीक है कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है। लेकिन नेहरू जी ने 1963 में जो उसमें अमेंड किए हैं, वो अमेंडमेंट ये है जिसका कि आर्टिकल 19 का 2, 3, 4, 5, 6 कह सकते हैं। उसमें यह है कि कोई यदि एग्जिस्टिंग
कानून लागू है, यदि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर उसका कोई असर पड़ रहा हो, या किसी ट्रेड पर हम बातचीत कर रहे हों, जी। या किसी लड़ाई झगड़े की बात हो, तो वो कानून लागू होगा और आप अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं। अब जिस मुद्दे पर वो रुक गए और जिसके कारण वो लड़ाई कर रहे हैं, वो एक कोई किताब है, किसी ने अपना लिखा है, अपनी एमएम नरवणे जी की किताब है वो। जिसकी भी किताब जी। है। अब है कि नहीं है, क्योंकि किताब है नहीं, छपी नहीं है, किसी मैगजीन में कुछ छपा है। अब आर्म फोर्सेस एक्ट, आर्मी एक्ट 1954, जी। वो ये कहता है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग सेना के अधिकारी वो किसी प्रकार की कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते, किताब नहीं लिख सकते। ठीक है, बिल्कुल। और उससे जब आगे चलते हैं तो 2021 का जो है एक रूल है आर्मी का, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो ये कहता है कि किसी को भी यदि कोई किताब लिखनी होगी तो वो बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के इजाजत के नहीं लिख सकता। ठीक है। तो आप समझिए आर्टिकल 19 को यदि इसके साथ जोड़ेंगे कि आर्मी एक्ट 1954 की तरह कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, तो जब किताब लिखी नहीं जा सकती तो उसके पर चर्चा कैसे हो सकती तो है? बार बार सर संसद में राहुल गांधी डोकलाम की बात, फिर उसके बाद ये कहना कि नरवणे जी की किताब छपने नहीं दी गई, इस तरीके की बातें बतौर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, आपको लगता है ये आपको सही मैं है? बताऊं कि आज ही मैंने कहा है, फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जी। ये कोई पहली घटना नहीं है। आपने नेहरू जी का जिक्र मतलब किया है। मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो 2014 में बने ना। ठीक। 2014 के पहले भी संसद थी, हम्म, पार्लियामेंट थी, प्रधानमंत्री थे। हम्म, जो पहले सेनाध्यक्ष थे हम्म, करियप्पा साहब, हम्म, उनके चिट्ठियों का जवाब नेहरू नहीं देते। उन्होंने जब अपनी किताब लिखने की कोशिश की तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोका। उसी लिए 1963 में ये एक्ट लेकर जो है नेहरू जी आए थे। पूछना चाहिए कि ये एक्ट बिल्कुल। क्यों लेकर आए? और फिर आपने कहा कि चीन तो बनता ही नहीं, नेहरू जी ने बनने दे दिया। नहीं, उसी पर मैं आ रहा हूं। जी। तो जनरल थिमैया हो, हाँ। जनरल करियप्पा हो, ठीक है। जनरल मानिक साव हो, और जिन्होंने कि आसाम को पूरा चीन के हवाले कर दिया, 17-18 जनरल को हटा के जनरल कॉल अपने रिश्तेदार को नेहरू जी ने जिसको कि बनाया था हेड उस इलाके का, जो अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रहा था, और फिर भी हम हार गए। ये सभी किताब लिखना चाहते थे। इवन सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी जनरल वीके सिंह साहब का है, जो हमारी सरकार में सांसद रहे। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और बड़े अच्छे और मजबूत जो है सेनाध्यक्ष रहे इस देश के लिए, बहुत जिनके अच्छे ऊपर की स्पोर्ट्सपर्सन भी। कांग्रेस ने जिसके ऊपर आरोप लगाया कि ये मार्शल लॉ लगाना चाहते थे, वो अपनी किताब लिखना चाहते थे। उस किताब में भी एके एंटनी का जो जिक्र था, मनमोहन सिंह जी का जिक्र था, उनकी जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आई तो हमारी सरकार ने ही कई एक चीजें, सेंसिटिव चीजें उनके किताब से हटाई हैं। तो नियम कानून तो सबके लिए लागू है। दूसरा मैं बताऊं कि किताब यदि छप भी गई कभी, तब भी उसको बैन किया कांग्रेस ने, और उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। मैंने मधुलिमीये जी का जिक्र किया, पीलू मोदी जी का जिक्र किया, मीनू मसानी जी का जिक्र किया, सोमनाथ चटर्जी जी का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग भी, कई एक लोग जो है चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कभी भी किताब पर, मैं आपको बताऊं कि 1971 में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नेहरू एक किताब आई, उसको नहीं छपने दिया, उस पर चर्चा नहीं आई। मथाई साहब ने किताब लिखी जो इनके पीए थे, उसकी किताब को बैन कर दिया, वो नहीं छपा, वो उसके ऊपर कभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। 1984 में सिक्किम के एनेक्सेशन के ऊपर जो है, उसके ऊपर जो है किताब लिखी किसी दत्ता ने, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं आई। हु किल्ड गांधी, ये किताब आई, इसको बैन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हजार चीजें ऐसी हैं। 1964 में एक किताब आई जिसने कहा कि चाइना से हम कैसे हारे और उसमें नेहरू की क्या पॉलिसी थी, वो किताब हमने बैन कर दिया। तो एक तो किताब छप नहीं सकती, दूसरा कहिए किताब बैन है। सैटेनिक वर्सेस, आपको पता है कि 1988 में, और ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है, संजोग से ये पड़ा हुआ है कि सलमान रश्दी ने खुलेआम चिट्ठी लिखी थी राजीव गांधी को कि आप कितना गलत कर रहे हो, आपने उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। पूरे दुनिया में बिक रहा था सैटेनिक वर्सेस, सलमान रश्दी की किताब, आपने हमारे यहां नहीं आने दिया। तो वोट बैंक की राजनीति में आप कितना गिरोगे यार? यदि आपको प्रेरणा ही लेना था और ये बातें करनी थी तो नेहरू जी से पूछ लेते, इंदिरा जी से पूछ लेते, या पार्लियामेंट की डिबेट में नेहरू जी ने क्या कहा? करियप्पा को तो कहा कि ये पागल हो गया है,
ये पागल आदमी है। मतलब इस तरह के भी बयान दिए। मानिक शाह, जिनको कि फील्ड मार्शल बनाया, जो कि बांग्लादेश वॉर के हीरो थे, उनको आप ये समझिए कि उनको फील्ड मार्शल देने के बाद भी 2006-7 तक, जब तक कि कलाम साहब ने इंटरवीन नहीं किया, उनको आपने पेंशन नहीं दिया। इवन यदि करियप्पा का, थिमैया का चिट्ठी यदि डिस्क्लोज हो जाए कि 1947 से लेके 1963 तक, मैं आपको बताऊं कि नेहरू जी कह रहे हैं कि आर्मी की क्या आवश्यकता है, हमको तो लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, तो आर्मी को डिसमेंटल कर दो। ये कई एक पत्र हैं, आप नेहरू के आर्काइव में जाइए और पता करिए। तो जब आपके परिवार का यह हालत है, तीसरा सवाल यह है कि स्पीकर जो रूलिंग दे दे, जो रूल है, आप रूल के हिसाब से चलोगे, ठीक है। तो 389 नंबर रूल है, वो ये कहता है कि स्पीकर ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है। वो कह रहे हैं कि स्पीकर को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, आज आपने देखा पेपर तक फाड़ के फेंक दिया उनकी तरफ इशारा करके। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी मतलब इससे ज्यादा घटियापंथी कोई हो सकता है? पहली बार ऐसा दृढ़ता पोजीशन हुआ। नहीं सर, इससे पहले भी निशिकांत जी आपने देखा जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस वक्त भी इसी तरीके से पेपर फाड़े गए थे। एक बार फिर क्योंकि आप स्पीकर के तरफ इशारा करके पेपर फाड़ रहे हो तो एक तरीके से उसका अपमान है। अभी 8 सांसद जो है वो भी विपक्षी सांसद निलंबित हो गए पूरे देखिए सत्र के क्या लिए। है कि ये गैलरी को एड्रेस करते हैं। 95 चुनाव राहुल गांधी जी 2004 से जब से आए और फिर ठीक 95 चुनाव हार चुके हैं। अब मीडिया उनको कोई सीरियसली लेता नहीं, पार्लियामेंट उनको सीरियसली लेता नहीं, पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती। तो वो रिलीवेंस कैसे उनका रहेगा, रिलीवेंट कैसे बने रहें, इसके लिए वो क्या करेंगे? तो सोशल मीडिया के दौर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में एक है कि यदि आदमी पागलपना की तरह कोई काम करे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है देखने में बहुत मजा आता है, रील नहीं होता है। एक जैसे असरानी आपको देखने में हंसाता बहुत है तो बहुत मजा आता है, कादर खां एक जमाने में बहुत मजा आता था। तो ठीक उसी रोल पर जो है राहुल गांधी जी हैं। यानी जो उनको जिम्मेदारी दी गई नेता प्रतिपक्ष की, कह सकते हैं विपक्ष की आवाज जो सदन में वो रखते हैं। अब विपक्षी सांसद कह रहे हैं, आज आपने देखा कि जब वो अपनी बात रख रहे थे, स्पीकर साहब ने कहा भी उनको कि आप भटक रहे हैं, आप उस पे बात करिए जिस पे आपको कहा गया है बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन तमाम विपक्षी सांसदों ने कहा उनके समर्थन में राहुल गांधी के कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। अब राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां यही कह रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं बोलने दिया जाता। सदन के बाहर भाई बहन ने प्रदर्शन भी किए। आपने देखा राहुल और प्रियंका दोनों प्रदर्शन करने लगे। आप ये समझिए कि बोलने तो तथ्यों पर दिया जाएगा ना। पार्लियामेंट कोई फोरम तो नहीं है ना कि आप गुंडागर्दी की बात बोले। आज जो कुछ भी सांसदों ने किया, आपने देखा सेक्रेटरी जनरल के टेबल पर खड़े हो गए, स्पीकर के ऊपर जो है आप कागज फेंक रहे हैं। और बाकायदा केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पूरे विपक्ष को आप कर दीजिए और सस्पेंड। ऐसा है कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों की है। और पार्लियामेंट जब चलेगा और विपक्ष वाले कोई बात करेंगे या प्रश्न पूछेंगे और उसमें यदि मंत्री को कटघरे में डालेंगे तो मंत्री तो ऐसे ही परेशान रहेगा। यदि आपको सदन चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, जनता तो रोज मैंडेट देती है। अभी बिहार में जो है आपने देखा कि एनडीए किस तरह से बड़े मैंडेट के साथ आई है, अभी तुरंत तुरंत चुनाव हुआ है। आपको रोड नहीं पर सर, जाना है, आप रोड चले जाइए। ऐसा है कि सत्ता चलाने, जी। ये सदन चलाने की जिम्मेवारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। सदन चलता है तो विपक्ष ज्यादा हावी होता है, विपक्ष को ज्यादा माइलेज मिलता है। यदि ये माइलेज आप नहीं लेना चाहते हैं और आप चिल्लाना चाहते हैं तो जनता ने तो ऐसे भी, आप समझिए कि ये 3 चुनाव में मोदी जी को लगातार जब जनता ने समर्थन दिया तो आप 2 बार तो लीडर ऑफ द पोजीशन भी नहीं हो पाए। इस बार किसी तरह से जो है सड़क के पटक के जो है आप लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं। तो जनता से ज़्यादा आप ही रोड पर रहना चाहते हैं, आप रोड पर रहिए, रोड मुबारक। आपको कभी संसद देखने का मौका नहीं मिलेगा, यही मैं आपको कसम। सर बिहार का जिक्र आपने किया है तो चलिए पड़ोसी राज्य बंगाल की बात कर लेते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव है सर, फरवरी आ गया है। आपने देखा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बीते दिन दिल्ली आ जाती हैं और बतौर उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त से हमें मिलने नहीं दिया जाता, हालांकि मुलाकात हो गई। दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने कहा कि आप अमित शाह की पुलिस हैं और इस तरीके की बातें बतौर मुख्यमंत्री जो उन्होंने कहा है, जो चैलेंज उन्होंने बीजेपी को दिया है, उस पर क्या आप कहेंगे? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन जाना और उसके बाद चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके उन पर आरोप लगाना, मुख्यमंत्री का ये बयान है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं पड़ोसी राज्य का नहीं हूँ, मैं उनका भुक्तभोगी हूँ। हम्म, मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक का जो पूरा एरिया है हम्म, वो पूरा का पूरा बांग्लादेशी मुसलमान से डोमिनेट हो गया है। उसका असर हमारे झारखंड में, हम्म, पाकुड़ में, साहबगंज में, जामताड़ा में, मेरे गोड्डा में
बुरी तरीके से हम लोग परेशान हैं। एसआईआर होने से जो उनका वोट बैंक है वो बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट है। उसी के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे यहाँ चुनाव जीतना चाहें वो असम में जीतना चाहें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा थोड़े कड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी मियाँ है इसको तो हम वोटर नहीं बनने देंगे, उस भागना पड़ रहा है उनको। वो सब रास्ता तलाश रहे हैं बंगाल में। और ये मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का ये आखिरी चुनाव है। चुनाव हो जाने दीजिए। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो गाली गलौज, जो मजबूत आदमी है वो गाली थोड़ी देता है। जिसका चुनाव 1 महीने बाद होगा वो ये थोड़े इस तरह की बातें करेगा, वो तो चुनाव लड़ेगा। उसको तो बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट बचाना है, जो बचा पाने में वो अक्षम हो रही हैं। और चुनाव हो जाने दीजिए, अप्रैल के महीने में हम और आप बात करेंगे अगली सरकार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सर, यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है, इंडिया यूएस का ट्रेड डील ऐसे मोमेंट पे होना, आपने देखा, आप एनडीए की मीटिंग में भी थे, प्रधानमंत्री खुद वहां पे आए हैं, उन्होंने कहा भी ये धैर्य का नतीजा है, हमने धैर्य रखा तो रिजल्ट हमें मिला। भारत को जिस तरीके से अब टैरिफ जो घटाया ट्रंप ने, पड़ोसी मुल्क अब सकपका गया है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सोच रहा है कि भाई हम तो नॉबल मांग रहे थे ट्रंप के लिए, भारत ने कुछ कहा भी नहीं, और देखिए भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया ट्रंप साहब ने। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। पिछले 12 साल में विरोधी से विरोधी आदमी होगा ना, उसको ये पता है कि माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए क्या कहा। और पूरा आज आपको मैं बता रहा हूं, 5 साल के बाद हम फिर बात करेंगे जी। वर्ल्ड ऑर्डर जो कि अमेरिका की तरफ देखता था, रूस की तरफ देखता था, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये वर्ल्ड जो पावर था चाइना की तरफ देखता था, वो वर्ल्ड अब भारत की तरफ देखता है। यदि यूरोपियन यूनियन से लड़ाई हुई यूके यूएस की, तो उनकी जो प्रधानमंत्री थी या उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बयान दिया डावोस में या ब्रसल्स में कि हम भारत के साथ जा रहे हैं और सबसे बड़ी डील साइन कर रहे हैं, यूएस की आवश्यकता नहीं। यूएस पिछले 5-6 महीने में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ये टैरिफ लगा दिए, वो टैरिफ लगा दिए, वो कुछ रूस से तेल खरीदने पे टैरिफ लगा दिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ की जो ताकत थी उनके पीछे, उसमें से उन्होंने क्या बात कही कि जो पेशेंस है, जो चुप रहना है, वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी। और जो लोग तमाशा बनाकर हंगामा करके चीजें करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको चुप रहकर कर दिया। आज हमारी एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके के साथ हो गया, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, आपको लगता है निशिकांत जी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ हो गया, अब यूएस के साथ हो गया। और जो टैरिफ हुआ है, उस टैरिफ में मैं आपको बताऊं कि हमने भारत के किसानों के साथ कोई समझौता नहीं। हाँ, मैं ये सवाल रखना चाहता हूं सर, क्योंकि टैरिफ को कम तो कर दिया गया, मैं ये कह रहा हूं ना, मेरी बात समझ लीजिए। अब टैरिफ आज नहीं कल अनाउंस करेंगे। भारत के किसानों के साथ, डेयरी के साथ, फिशरीज के साथ भारत ने कोई समझौता नहीं किया। दूसरा, हमारा जो टैरिफ है आज की डेट में पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से, कंबोडिया से, श्रीलंका से, ये जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इन सबों से कम है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये जो भारत की इकोनॉमी अभी 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ हम देख रहे हैं जी, अगले साल से ये 9-10% के करीब चला जाएगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको विकसित भारत 2047 होना है, आज हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही हम तीसरे नंबर की 27-28 तक हम तीसरे नंबर की हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा कंपटीशन है यूएस और चाइना के साथ होगा। और 2047 तक हो सकता है कि जो भविष्यवाणी लोगों ने की थी कि भारत जो है वो विश्व विजेता बनेगा, भारत दुनिया की जो है नंबर 1 इकोनॉमी होगी, भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा, वो समय मुझे लगता है कि आ गया है। क्योंकि दुनिया के जीडीपी में 2 कंट्री ऐसे हैं जो कि 50% योगदान करते हैं, उसमें से एक कंट्री हम भी।
लेकिन इंडिया और ईयू का जो एफटीए हुआ, ये सबसे बड़ा कारण रहा डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पे आने का, सरेंडर करने का, या एक कह सकते हैं झुकने के लिए, क्योंकि इसके पीछे भारत के दो धुरंधरों का नाम आ रहा है, पीयूष गोयल साहब और दूसरा नाम आ रहा है एस जयशंकर, जो इस वक्त अमेरिका में है। देखिए, किस इसमें तरीके से मतलब इसमें इसमें धुरंधर जो है हम्म, वो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। हम्म, और कोई मैं यूएस के प्रेसिडेंट के खिलाफ भी ये बातें नहीं बोलना चाहता कि वो हम्म। घुटने, उनको पता है, उन्होंने हमेशा कहा कि मोदी उनके दोस्त हैं, उनको भारत के बारे में पता है। फिर ऐसा क्यों और कहते हैं कि रूस से तेल मत खरीदिए? अब रूस नाराज वो नहीं हो जाएगा ठीक है, सर? वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स होगी क्योंकि मोदी जी के कि साथ पुतिन की भी तो दोस्ती बड़ी अच्छी है। नहीं नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स होगी। हम्म, उनके पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नाटो में जो है बहुत पैसा खर्चा कर चुका है यूक्रेन में। हम्म, यूक्रेन और रूस के अलग हम्म, मंतव्य हैं। हम्म, माननीय मोदी जी के लिए यूक्रेन से भी उनके वैसे ही संबंध हैं जिस तरह से पुतिन से उनके संबंध हैं। हम्म, और मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, कि जहाँ भी सस्ता तेल मिले हम्म, इस देश के लिए मोदी जी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम्म। जहाँ नेशन फर्स्ट। जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा मोदी जी वहीं से खरीदेंगे। हम्म, उसमें निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं और ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं और पुतिन साहब क्या कर रहे हैं, हम्म, ये उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एकमात्र टारगेट 140 करोड़ जनता है हम्म, और वो भारत की जनता के लिए जो भी हम्म। अच्छा काम होगा, वही उनकी प्रायोरिटी है। सर, क्रिकेट तो आप देखते होंगे। इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला था। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा खबर भी, कि उसने कहा कि हम खेलेंगे नहीं भारत के साथ, जबकि मैच श्रीलंका के कोलंबो में होना था। इंडिया और पाकिस्तान का इस तरीके से अब वापस से क्रिकेट ना खेलना, बांग्लादेश को क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो क्या भारत और पाकिस्तान के इस मैच को लेकर जो अब राजनीतिकरण हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों, क्या स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को एंटर करना चाहिए? पाकिस्तान नहीं खेलेगा उसका नुकसान है हुँ, और भारत को भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। वो अपनी जो है हुँ, स्थितियों को खराब करेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उसके प्लेयर्स कहीं दुनिया में फिर खेल नहीं पाएँगे। जो बांग्लादेश की स्थिति हुई, हुँ। बांग्लादेश को हटा के आपने देखा स्कॉटलैंड। कि स्कॉटलैंड आ गया। उसी तरह पाकिस्तान को हटा के कोई और दूसरा देश आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि बांग्लादेश ही आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि चाबी उसने ही बांग्लादेश को लगाई हाँ, थी, तो इसीलिए पाकिस्तान को। बांग्लादेश को रियलाइज़ होगा, तो जैसे पाकिस्तान बाहर जाएगा, हो सकता है कि बांग्लादेश ही आ जाए। क्योंकि देखिए बांग्लादेश तो क्या है पाकिस्तान को ही खुश कर रहा है कि ना सर। धर्म जो है हाँ, और ख़ासकर मुस्लिम धर्म जो है, जी। कोई यूनिटी का जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि ऐसा होता तो अफ़गानिस्तान में लड़ाई नहीं होती। हुँ, ऐसा नहीं होता तो बलूचिस्तान में आप देखिए कि अभी किस तरह की लड़ाई चल रही है। यमन में लड़ाई चल रही है, सीरिया में लड़ाई चल रही है। तो आप यदि देखेंगे ईरान में, इराक में, सब जगह सब तो मुस्लिम ही है ना, 100% मुस्लिम कंट्री है ना। हुँ, इसीलिए ये कोई गारंटी नहीं है। यदि बांग्लादेश को दिखाई देगा कि पाकिस्तान ने मुझे चढ़ा दिया और मुझे नुकसान हो रहा है, इसके प्लेयर को नुकसान होगा, तो हुँ, जैसे पाकिस्तान बाहर जाएगा वो तमाशा देख रहा होगा। हुँ। हो सकता है बांग्लादेश ही वहाँ चला जाए। बिहार में भी आपने देखा सर, वहाँ पे जिस तरीके से रिज़ल्ट आए, और रिज़ल्ट आने के बाद जो वहाँ पर एनडीए की एक धाक हुई, ये कहीं न कहीं आरजेडी को एक मुँह की खानी पड़ने वाली बात है, क्योंकि आपने देखा बिहार का भी आज बजट आया है। आप झारखंड से आते हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल पड़ोस में ही बिहार का बॉर्डर लगता है। अब अगर आपने देखा यहाँ पर आरजेडी की जो स्थिति है, तेजस्वी यादव का सदन ना जाना, व्हीलचेयर पे पहुँच जाते हैं और महीनों गायब रहना बिहार से, महागठबंधन का जो एक हालत वहाँ पे हो रहा है, अब तो आपने भी सुना होगा, कांग्रेस और आरजेडी अलग हो रही है। देखिए क्या है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टी इंडी गठबंधन जो है तहस-नहस होने की स्थिति में, उसका कारण ये है कि उसका मुकाबला माननीय मोदी जी से। हुँ, मोदी जी 24/7 पॉलिटिशियन है, हुँ, छुट्टी लेते ही नहीं। एक-एक दिन में एक प्रधानमंत्री 4-4 5-5 कार्यक्रम करता है। आप देखिए ना कि कितना ट्रैवल करता है। हमारे जैसे लोगों से संभव नहीं है। खैर मेरी तो हुँ, एज हो गई, 21-22 साल का बच्चा भी जो है उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो जब उनसे 21-22 साल का बच्चा नहीं मुकाबला कर पाएगा, जब वो छुट्टी लेते ही नहीं है, तो ये छुट्टी मनाने वाले राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या और भी जो अलग-अलग रीजनल पार्टी के जो पॉलिटिशियन हैं, हुँ, वो उनसे तो जब मुकाबला कर नहीं पाओगे, हुँ। जनता जब आपको समर्थन देगी ही नहीं, तो क्या होना है? तो वही होना है, उस पार्टी का भी विखंडन होना है। तेजस्वी यादव की पार्टी तेज प्रताप तो अलग हो ही गए हैं। क्योंकि सर रोहिणी आरजेडी रोहिन से एक भी अगर विधायक हटा ना, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाएँगे। नहीं, नहीं, रोहिणी आचार्य आप देखिए रोज़ ये कर रही है। आप एक की बात कर रहे हो, आप वेट करो ना, हुँ। 1 डेढ़ महीना वेट करो, पूरी आरजेडी आपको 2 भाग में विभक्त नज़र आएगी। सर 2 भाग तो हो ही चुकी है, तेज न प्रताप तो निकल गए। नहीं और भी अभी जितने विधायक दल हैं ना, हुँ, विधायक ही उनको छोड़ देंगे। जब हुँ, उनको लगेगा कि तेजस्वी जो है किसी काम का नहीं है, अभी तो लालू प्रसाद जी के कारण जो है थोड़ा सहमा हुआ है या हुँ, उनका इज़्ज़त कर रहा है।
जिस दिन लालू प्रसाद जी की सिचुएशन अलग हो जाएगी उसी दिन पूरी पार्टी टूट जाएगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। यह खबर खैर बहुत अभी 10-15 दिन पहले चल रही थी हेमंत सोरेन जी को लेके। सोरेन साहब दिल्ली में थे, अमित शाह जी से मुलाकात, सारी बातें हुई। फिर पता चला कि शायद हो सकता है हेमंत सोरेन साहब जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, सरकार वहां बदल सकती है। लेकिन अब तस्वीर अलग हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भविष्य में कोई विकल्प है बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन साहब का, कोई देखिए, विकल्प देखते हैं? मैं इसको ये मानता हूँ कि पत्रकार ही अमित शाह जी से हेमंत सोरेन जी को मिला रहे थे, पत्रकार ही सरकार बना रहे थे, और हम्म, पत्रकार ही अब कह रहे हैं कि सरकार अब नहीं बनेगी, तस्वीर दूसरी हो गई। हम्म, एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जैसे लोगों को कभी कोई जानकारी नहीं थी, हम्म। और जब जानकारी नहीं थी तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुबारक। पत्रकार उनकी सरकार सर मैंने बनाते रहे, मैंने वो मैंने रहता ये है। सवाल पूछा था सर, बाबूलाल मरांडी जी से पूछा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मुलाकात होती रहती है। मुलाकात में हम ये मैं थोड़ी तो कह सकते आपको कि एक अलग बात कर रहा हूँ, मैं तो मुलाकात की भी बात नहीं, मैं हम्म, तो कह रहा हूँ कि पत्रकार ही उनका मुलाकात करा रहे थे और हम्म, पत्रकार ही सरकार बना रहे थे, हम्म, और पत्रकार ही अब कह रहे हैं कि अब इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ये सब पत्रकार अपने में सरकार बनाते हम्म, रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। वो भी, उनको भी टीआरपी बढ़ानी है, उनको भी 24 घंटे चैनल चलाना है, तो कुछ तो बोलना है ना। जी, कभी हेमंत सोरेन बन गए, कभी बिगड़ गए, कभी साथ हो गए, कभी कुछ मिल गया। तो इसीलिए मुझे झारखंड के सांसद होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हम्म, और मुझे थोड़ी जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हेमंत सोरेन मेरे जिले से विधायक है। मैं हम्म, जहाँ से सांसद हूँ, गोड्डा से, जी। उसी के एक पार्ट से तभी वो तभी मैंने विधायक है। आपसे पूछा। तो इसीलिए मुझे इस हम्म, प्रकार का कभी जो है ग्राउंड लेवल पर भी कुछ नहीं नजर आया। ठीक है सर। एक फाइनल टेक अगर मैं बोलूं आपको इस बजट सेशन के लिए, उस पे अगर आप अपनी बात रखना चाहें, अगर इस तरीके से अपोजिशन का पूरा रवैया रहा, तो फिर क्या लगता है आपको, सदन में सच में बात हो पाएगी? जो राहुल गांधी कर रहे हैं या उनकी टीम कर रही है या उनके सांसद कर रहे हैं, ये सही तो देखिए, क्या नहीं हो मैंने आपको सकता। कहा ना कि पार्ट एक है कि हमको राष्ट्रपति के को आभार प्रकट करना है, हम्म, वो रिजोल्यूशन जाएगा। ठीक है। और इस सेशन में हम बजट पास नहीं करते, हम्म, केवल बजट पर चर्चा होती है। ठीक है। तो जब पास ही नहीं करना है, तो चर्चा करना चाहते हैं तो अच्छा, नहीं चर्चा करना चाहते हैं तो घर में बैठिए, राम राम करिए। और बंगाल के लिए एक लास्ट मैसेज सर, ममता जी के लिए एक मैसेज अगर आप दे दें। ममता जी तो चुनाव हार रही हैं ना, दिल्ली में उनके ही लिए है क्या सर। मैसेज है? वो आप समझिए ना कि हम्म, चुनाव के समय 4 दिन 5 दिन यदि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है तो वो अपने रास्ता ढूंढ रही हैं कि वो दिल्ली में जो है आराम से कैसे रह पाएंगी, हम्म। उसके लिए वो जुगाड़ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम सवालों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर हो, चाहे क्रिकेट को लेकर हो, इंडिया पाकिस्तान, या फिर बजट के अभिभाषण को लेकर हो, सेशन को लेकर हो, या विपक्ष की बात हो, हर बात उन्होंने बड़ी बेबाकी से रखी है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। इस इंटरव्यू में निशिकांत दुबे जी का ये जवाब आपको कैसा लगा, वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा।